हेलो मेरे जे नीट 11 12 के प्यारे बच्चों। जितने भी लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए, उनके लिए ये फोर्थ सीरीज का, ये पर्टिकुलर सीरीज का फोर्थ लेक्चर में लेके आया हूं, जिसका नाम है ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल पार्ट 4, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज एंड कैटलिस्ट ऑन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रिया। तो यहाँ पे इससे पहले मैंने आपको कराए तीन चीजें। सबसे पहले पढ़ाया कि अपना ली शैटेलियर प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम लोग इफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट को बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशंस। सेकंड हम लोग पढ़ा था कि व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। थर्ड, जो हमारा प्रीवियस अभी लेक्चर हम लोगों ने किया था पार्ट 3 में, हम लोगों ने कवर किया था कि इनर्ट गैस एडिशन से कैसे हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है फोर्थ वाला, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ये पर्टिकुलरली जो टॉपिक है वो कहां से लिया हुआ है। दैट इज 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री से आपको उठाया गया है, जहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम आपका चैप्टर है। ली शैटेलियर प्रिंसिपल इस टॉपिक का नेम है। अब आ जाते हैं फटाफट से कि आज के लेक्चर में कवर क्या करना है। दो चीजें, सबसे पहली इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, दूसरा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। दोनों चीजें हमें कवर करनी है। तो पहले आते हैं, सबसे पहले कैटलिस्ट के बारे में जानते हैं। तो भाई साहब कैटलिस्ट होता क्या है? तो कैटलिस्ट जो होता है वो भैया एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है, या तो इंक्रीज कर देता है या तो डिक्रीज कर देता है। जनरली हम लोग इनको जो कैटलिस्ट जो बेसिकली डिक्रीज कर देते हैं उनको बोलते थे नेगेटिव कैटलिस्ट, जो इंक्रीज कर देते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और विदाउट क्वांटिटेटिवली टेकिंग द पार्ट इन द रिएक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि 20 ग्राम आपने कैटलिस्ट डाला और प्रोडक्ट जब बना तो 15 ग्राम ही रह गया कैटलिस्ट। नहीं, कैटलिस्ट 20 ग्राम ही जाएगा, 20 ग्राम ही रीजनरेट हो जाएगा, यानी ये क्वांटिटेटिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड पॉइंट है कि इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज द सेम फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ये बिल्कुल सही बात है। जितनी रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन जाती है उतनी रेट से बैकवर्ड आती है, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। अगर कोई भी रेट बड़ी हो गई या फॉरवर्ड की ज्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन चली जाएगी, बैकवर्ड की ज्यादा तो रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगी। इसका मीनिंग ये हो गया, हमेशा याद रखें जो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो होगी, रिएक्शंस हमेशा इक्वल होती है। अब देखिए इसके बारे में कि अगर मान लीजिए आपको कैटलिस्ट हेल्प कर रहा है स्लो डाउन करने में या इंक्रीज करने में, तो ये सिर्फ यही हेल्प कर पाएगा कि इक्विलिब्रियम की स्टेट को फटाफट से पहुंचा दे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के बीच में जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है उसको अटेन करने में तुरंत आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन इक्विलिब्रिया की पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएगा कैटलिस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेनेवर यू ऐड द कैटलिस्ट। यही था कैटलिस्ट की कहानी। सो अकॉर्डिंग टू ली शैटेलियर प्रिंसिपल, द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट मे स्पीड अप or delay the attainment of the equilibrium but will not affect the state of equilibrium or the equilibrium concentrations। आगे बढ़ जाते हैं। अब जेईई मेन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि which one of the following statement is not correct। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो भैया इसके पहले फटाफट से ऑप्शंस पे कर दें। लिखा हुआ है कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, बट ये गलत बात है। कैटलिस्ट जो होता है वो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है, फास्ट मूव कर सकता है, यानी ये बात जो है बिल्कुल सही दी हुई है कि भाई ये इनिशिएट नहीं करता है। हमें जो पता करना है वो है नॉट करेक्ट। ओके, तो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन जो होगी उसको फास्ट या स्लो करने में कैटलिस्ट हेल्प करेगा, लेकिन क्या नहीं करता है वो किसी को इनिशिएट नहीं कर सकता है। अब आते हैं, the value of equilibrium constant is changed in the presence of catalyst in the reaction at equilibrium। कि कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है, ऑलरेडी अटेनमेंट है इक्विलिब्रियम का, तो वो पोजीशन चेंज हो जाएगी एडिशन ऑफ कैटलिस्ट से, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमने आपको सिखाया था कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बहुत आसानी से रिएक्शन जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएगी। अगर नेगेटिव है तो स्लोली जाएगी, लेकिन हमेशा रुकेगी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ गई। यानी यहां पे ये स्टेटमेंट बहुत ही गलत है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट को या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर देगा कैटलिस्ट की प्रेजेंस, व्हिच इज इनकरेक्ट। थर्ड है एंजाइम्स कैटलिस्ट जो होते हैं दे आर बायोकेमिकल रिएक्टेंट। बिल्कुल सही बात है, वो प्रोटीन्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं जो होते हैं एंजाइमिक कैटालिसिस में। और फोर्थ जो आपका कि कोएंजाइम जो होते हैं, कोएंजाइम बेसिकली आपके जो होते हैं इनिशिएटर्स होते हैं, या बोल सकते हैं कि ये बेसिकली हेल्प करते हैं आपकी किसी भी एंजाइम की एक्टिविटीज को बढ़ाने में, तो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। हमसे पूछा क्या गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा खराब ऑप्शन यही लगा जो बिल्कुल इनकरेक्ट था। द मोमेंट यू सिलेक्टेड ये बोल रहा है कूल, यानी आपका ये क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट पढ़ना है हमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो गाइस दो चीजें हमेशा याद रखें,
कोई भी रिएक्शन या तो हो सकती है एंडोथर्मिक या तो हो सकती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो। एक्सोथर्मिक जहां पे हीट रिलीज होती हो या टेम्परेचर आपका काम डाउन होता हो, कूल डाउन होता हो। तो यहां पे दो चीजें, अगर मान लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सपोर्ट करेगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर घटाओगे तो सपोर्ट करेगा। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे हम लोग एक्सोथर्मिक में तो अपोज करेगा। ऐसे ही एंडोथर्मिक के अंदर अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं अपोज करेगा। बस इतना ही जानना था। ये जो मेरे सामने दिया हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां पे मैंने बताया कि टेम्परेचर और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से किस तरह से फर्क पड़ेगा किसी नेचर ऑफ रिएक्शन पे। जैसे एंडोथर्मिक के लिए इंक्रीज होगा तो फॉरवर्ड जाएगी, डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो बैकवर्ड आएगी। एक्सोथर्मिक के लिए अगर रिएक्शन जो है जिसमें हम लोगों को एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट कम है, डेल्टा एच जो हमारा नेगेटिव है, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बैकवर्ड जाएगी, डिक्रीज करते हो तो फॉरवर्ड जाएगी, जैसा मैंने आपको समझाया। थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं, एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं इस चीज को। तो आपके सामने दी हुई है आर्हेनियस इक्वेशन। तो उन्होंने क्या दिया था, आर्हेनियस साहब ने बताया था कि भाई साहब जो k होता है, जो रेट कांस्टेंट होता है आपका, इट इज इक्वल्स टू a e रेज़ टू पावर माइनस a बाय RT। यहाँ पे k रेट कांस्टेंट है, a आपका बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्योंकि एक्सपोनेंट से पहले है। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है और R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मीनिंग होता है टेम्परेचर टेकन इन केल्विन, क्योंकि केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर और यही एक ओनली स्टैंडर्ड यूनिट है जिसे हम लोग प्रेफर करते हैं। तो इसको अगर हम लोग आगे सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई इस तरह से पर्टिकुलर रिएक्शन दी हुई है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के साथ में इक्विलिब्रियम में है, और अगर आपको इंडिविजुअली पूछा जाता है कि फ्रंट या फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये kf है, बैकवर्ड का कुछ इस तरह से है, तो आपकी इंडिविजुअल इक्वेशन जो आर्हेनियस हमने सीखी थी वो इस तरह से बन जाएंगी। अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करोगे जो कि एक रेशियो है kf बाय kb का, तो वो कुछ इस तरह से फाइंड आउट होगा। और आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी जो बैकवर्ड होती है उसे हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी ओवरऑल इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, और जब आप इसमें नेचुरल लॉग अप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाती है फाइनल इक्वेशन हमारी कि लॉगरिथम ऑफ k इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ a माइनस डेल्टा h बाय RT, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको यूज करके हम लोग आने वाले न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पे आ जाते हैं आगे, अब चेक करते हैं टाइम। अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर आपके उसमें T1 है तो आपके सामने इक्वेशन बनेगी ln K1 इक्वल्स टू ln A माइनस डेल्टा h बाय RT1, और सेम अगर मान लीजिए T2 होगा तो इस तरह से होगा। अब आपके सामने फाइनली अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करता हूं, यानी सेकंड माइनस 1 करता हूं, तो मुझे मिलेगा ln2 माइनस ln1 इक्वल्स टू डेल्टा h अपॉन r 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये इक्वेशन जो आपकी आ गई जिसे हम लोग वेंटॉफ्स इक्वेशन भी बोलते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हमारी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी। ये देखिए ध्यान से। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं, मान लीजिए K1 आपका जो है वो इनिशियल है और T1 आपका इनिशियल टेम्परेचर है, K2 रेट कांस्टेंट है फाइनल, और T2 है आपके सामने जो है वो फाइनल टेम्परेचर है। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, यानी आपको पता है कि टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होगा इस केस में। अगर मान लीजिए पहला मैं केस लेता हूं एंडोथर्मिक, अगर मेरा केस कौन सा है एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जो टेम्परेचर को सपोर्ट करती हैं, जो बढ़े हुए टेम्परेचर को फेवर करती हैं, उन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच हमेशा क्या होती है ग्रेटर देन 0। यानी अगर ग्रेटर देन 0 की तो ये वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, बाहर की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है और आपको पता है कि T2 ज्यादा है, तो अगर T2 अगर ज्यादा होगा तो 1/T2 कम होगा, यानी ओवरऑल ये वैल्यू भी क्या आएगी पॉजिटिव। यानी अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव, तो आप बोल सकते हो कि K2 क्या आएगा ग्रेटर देन K1। यस, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन को फेवर मिलता है। जरा इसका ऑपोजिट सोचते हैं। ऑपोजिट कैसे सोचेंगे, अगर मान लीजिए सेम चीज को मैं ऑपोजिटली ट्रैक करूं कि आपके सामने ये इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे इस बार एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग होता है डेल्टा एच इज लेस देन 0। अगर ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया यानी T2 इज ग्रेटर देन T1, तो K1 और K2 कैसे वेरी करेंगे भैया, ये क्या आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आएगी 1 अप। अगर T2 बड़ा है तो 1/T2 क्या होगा स्मॉलर, और 1/T1 बड़ा होगा तो ये वैल्यू तो क्या आ रही है ओवरऑल पॉजिटिव, और बाहर वाली वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया प्रोडक्ट नेगेटिव। यानी इसका मतलब आ गया कंक्लूजन कि K1 बड़ा है, अच्छा K1 बड़ा है और K2 स्मॉलर है। इसका मतलब ये होगी कि रिएक्शन फेवर नहीं कर रही है, रिएक्शन बैकवर्ड में आ रही है, क्योंकि K1 और K2 क्या है आपके पास में डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट। जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट उतनी ज्यादा होती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से एक चीज कंक्लूड कर ली हम लोगों ने कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स। ऐसे ही हम लोग इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं। जरा फटाफट से आते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपके लिए एनर्जेटिक्स बनाया हुआ है ताकि आप यहां से सोच सके कि किस तरह से डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है। जहां पे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि ये रिएक्टेंट्स हैं और इस तरह से हमारे सामने प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। तो प्रोडक्ट्स के बीच में जो एनर्जी वो डेल्टा एच नेगेटिव होती है किस केस में, अगर आपके सामने एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वहीं पे अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो आपको पता है एंडो, दैट मींस कि रिक्वायरमेंट ऑफ द हीट इज देयर। क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। यानी यहां से यहां पहुंचने के लिए प्लस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और यहां से रिएक्टेंट ज्यादा एनर्जी पे, प्रोडक्ट कम एनर्जी पे, यहां से आने के लिए आपको नेगेटिव की रिक्वायरमेंट थी, लूज करने की रिक्वायरमेंट थी। ये मैंने आप लोगों को सिखाया। एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे जो हम लोगों ने सीखा। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं कि दो चीजें थी। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है इक्विलिब्रियम पे? नल, कोई इफेक्ट नहीं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? अगर आपके पास में रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर के बढ़ाने से फेवर होगी, टेम्परेचर के घटाने से अपोज होगी। अगर एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर के बढ़ाने से अपोज होगी, टेम्परेचर के घटाने से फॉरवर्ड जाएगी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है कि जो हेबर्स प्रोसेस है जहां पे अमोनिया बनाते हैं, उसके अंदर डेल्टा एच की जो वैल्यू है, जो बेसिकली आपके इक्वेशन के लिए जो एंथैल्पी आती है ऑफ रिएक्शन, वो दी हुई है 92 kg, दैट इज नेगेटिव। इसका मीनिंग ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसने बोला कि अगर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो गाइस मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये रिएक्शन अपोज होगी, मतलब फॉरवर्ड की जगह कहां चली जाएगी? बैकवर्ड की ओर चली जाएगी। तो बैकवर्ड के लिए भैया कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन बी। जरा पिक करके देखो एंड इट इज सेइंग या। ऐसे ही आप लोगों को एक दो क्वेश्चन में कराने वाला हूं जेई के भी। सो आपको जेई मेन 2018 का क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि पूछा गया था 2018 में, और ये बेसिकली बेस्ड है इसी चीज के कॉन्सेप्ट पे जो हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है, रिलेशनशिप बिटवीन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। सो आते हैं इसके ऊपर। Which of the following line will correctly show the temperature dependence of equilibrium constant K for exothermic reaction? अब गाइस एक चीज बताइए, एक्सोथर्मिक के लिए अभी आप लोगों ने क्या सीखा था? मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था यहां से, और फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि जो ln K था हमारा, वो इक्वल्स टू आता था ln A माइनस डेल्टा एच अपॉन RT। यस और नो? मैंने एक इक्वेशन डिराइव की थी इस तरह से। ये बेसिकली आरएनएस इक्वेशन का लॉगरिथमिक वर्जन है। और इसके अंदर आपने अगर चेक करना है इस तरह से, इनमें से कौन से ग्राफ हमें फेवर करेंगे, तो क्या करना है, 1/t और ln K का ग्राफ लेना है। तो भैया क्या बन जाएगा? रिलेशन आपके सामने दिया हुआ है, ये क्या है? y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी टाइप का ग्राफ है, यानी c माइनस mx टाइप का ग्राफ है। यहाँ पे x क्या है? x एक्सिस तो क्या है? y एक्सिस तो दी हुई है आपको ln K, और x एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? 1/t दिया हुआ है। तो सारा खेल यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का है। कौन सी चीज का है? वो है हमारा डेल्टा एच का गेम। तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या दी हुई है? इसमें बोला गया है कि डेल्टा एच जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक के लिए मतलब ये नेगेटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गए। यस और नो? पॉजिटिव हो गया कि नहीं? तो पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या हो गया कि ये इक्वेशन जो होगी ये एक पॉजिटिव स्लोप के साथ में ऊपर जाएगी। यस और नो? ये क्या बन गया फाइनली? ये मान लीजिए ln A है और डेल्टा एच की वैल्यू मान लीजिए -x थी, -x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? +x अपॉन RT। यस और नो? तो ओवरऑल स्लोप क्या आ रहा है आपका? स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और अगर आपका स्लोप अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो रिएक्शन किस साइड पे जा रही है? ये जाएगी इंक्लिनेशन के ऊपर, यानी A भी सही है, B भी सही है, C गलत है, D गलत है, क्योंकि C और D किस तरफ आ रहे हैं? नेगेटिव स्लोप की तरफ आ रहे हैं। जरा एक बार पिक करके देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर A और B दिया हुआ है कि नहीं। A और B यानी B ऑप्शन है, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड इट्स शोइंग वाओ। क्वेश्चन स्टार्टिंग बड़ा टफ सा लग रहा था कि ग्राफ दिया हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जैसे हम लोगों ने आरएनएस इक्वेशन अप्लाई की, सारा काम सॉर्टेड हो गया। तो गाइस सारा का सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, क्वेश्चंस बन जाएंगे बड़े ही आसान। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे जेईई मेन 2020 का एक क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि भैया कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, जहां पे N2O4 डिकम्पोज होकर दे रहा है ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके लिए डेल्टा एच नोट यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ जो इस रिएक्शन की है वो दी हुई है +58 जूल। इसका मीनिंग ये हो गया कि भैया ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है, इसमें रिक्वायरमेंट है हीट की। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ए और बी दो केसेस दिए, कहां दिए हुए हैं? यहां पे दिए हुए हैं। द डायरेक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इज व्हाट, मतलब किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। सबसे पहले जानते हैं नंबर ए क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर इज डिक्रीज। तो गाइस मैंने आपको समझाया था कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो फेवर होगी टेम्परेचर के इंक्रीज से,
और डिक्रीज करोगे तो अपोज होगी, यानी फर्स्ट के लिए टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, राइट, यानी इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड में। तो आप देखिए कि कौन से में हमारा बैकवर्ड दिया हुआ है, बैकवर्ड यहां पे दिया हुआ है ऑप्शन ए के लिए टुवर्ड्स प्रोडक्ट, मतलब रिएक्ट गलत है, टुवर्ड्स रिएक्टेंट हो सकता है, टुवर्ड्स रिएक्टेंट हो सकता है, और टुवर्ड्स प्रोडक्ट गलत है। यानी दो ऑप्शन हमारे सामने बचते हैं, बी और सी में से पिक करना है, और इसका आंसर मिलेगा सेकंड हमारे पॉइंट से दिया हुआ है, प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग N2 गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी अब एक ध्यान से इस बात को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए गाइस, कि जब प्रेशर बढ़ा रहा है आपका बाय एडिंग N2, यानी अगर मान लीजिए ये कोई एक पर्टिकुलर मिक्सचर था जहां पे दो गैसेस थी N2O4 और NO2, अगर इसमें आपने क्या कर दिया है, आपने ऐड कर दिया है कोई अनदर गैस N2 गैस, तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर अगर आपका इंक्रीज हो गया और वॉल्यूम अगर आपने कांस्टेंट रख दी, तो इस बार आपके पास में दो नहीं तीन चीजें हो जाएंगी इसमें। लेकिन N2 गैस जो है इनर्ट गैस की तरह वर्क करेगी, यानी वो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन के जो भी पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट है उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी, और नहीं करेगी इस वजह से आपका प्रेशर जो चेंज हो चुका है, प्रेशर जो है यहाँ पे P1 उससे ज्यादा है यहाँ का प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या आप लोगों को याद है कि मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था कि कभी भी अगर आपके सामने कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड होगी, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे। यानी यहाँ पे नो चेंज का ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है गाइस, टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ये भी गलत हो जाएगा, नो चेंज से लिख दिया। तो यानी सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओनली ऑप्शन नंबर सी। जरा पिक करके देखते हैं ऑप्शन सी को। या तो एनीवेज आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को? हम लोगों ने आज के लेक्चर में कवर कर लिया टेम्परेचर का इफेक्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर, और हम लोगों ने क्वेश्चन किए पास्ट 9 इयर्स के अंदर जितने भी जेईई के क्वेश्चन पूछे गए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक के भी सब टॉपिक में। सो ऐसे ही मजेदार चीजों के लिए बने रहो हमारे साथ में, और डोंट फॉरगेट कि mbibe.com पे जो फैसिलिटीज आपको दी जा रही है, जहां पे आप लर्न प्रैक्टिस टेस्ट करके बहुत सी चीजें कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा तैयार हैं। ये हमारे सामने दिस इज हाउ आवर mbibe पोर्टल लुक्स लाइक। तो आपको करना क्या होता है गाइस, इसमें जैसे आपके सामने दिया हुआ है होम पेज दिया हुआ है, होम पेज के अंदर आप जाके कर सकते हैं बेसिकली अपना कोई भी सेगमेंट पिक। जैसे 11 CBSE दिया हुआ है, तो 11 CBSE अगर आप नहीं है, लेट से आपको पिक करना है आपका बोर्ड, आपको मान लीजिए CBSE बोर्ड के अंदर जाना है या राजस्थान बोर्ड में जाना है या किसी बोर्ड में जाना है। लेट से मैंने राजस्थान पिक कर लिया और राजस्थान बोर्ड के अंदर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना चाहता हूँ और 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। इवन जेईई में नीट और इंडिविजुअल सेगमेंट भी आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर्स मिल जाते हैं और इन चैप्टर्स के अंदर आप जाके लर्न कर सकते हैं। लर्न में क्या मिलेगा आपको, इसी पर्टिकुलर जैसे आपके सामने 3 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री आपने पिक किया तो केमिस्ट्री के सारे आपके सामने सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, चैप्टर्स मिल जाएंगे इस तरह से सारे लाइन से आपको। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग। सॉलिड स्टेट में गए, चैप्टर के अंदर दुनिया भर के टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप किसी भी टॉपिक को पिक कीजिए। अगर आपको सारे वीडियोस इसमें चाहिए तो आपको यहाँ दिख जाएंगे सारे वीडियोस, ये रहे इस तरह से। और अगर आपको सामने आपको चाहिए कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने, तो चैप्टर आपको सारे दिख जाएंगे इस टॉपिक के अंदर। मतलब चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आप मान लेते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक और सॉलिड स्टेट में 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो यहाँ पे फटाफट से इन 3 कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। आपको बता रहा है ऑल वीडियोस ऑफ दिस टॉपिक, वो ये आपके वीडियोस मिल जाएंगे इस तरह से। तो आप इसको जाइए, पढ़िए और इंजॉय कीजिए ये सारे फैसिलिटीज ओनली ऑन दी mbibe ऐप। और जहां पे आप ना कि सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, ना कि सिर्फ लर्न कर सकते हो, यू कैन टेस्ट ऑल्सो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अचीव जर्नी नाम का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है हमारा, उसमें तो मजे ही हो जाने आपके लेवल को इंप्रूव कर देता है अचीव जर्नी, जहां पे आपका प्री रिक्विजिट टेस्ट से लेके पोस्ट रिक्विजिट टेस्ट होंगे, जहां पे आपको मिलता है प्री से प्रो बनने की एक जर्नी अचीव के अंदर। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आज का इस सेशन में यहीं पे खत्म करता हूं। आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जहां पे आप जाके हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। mbibe.com पे आपको लर्न प्रैक्टिस टेस्ट मिल ही रहा है। YouTube चैनल पे आप हमेशा अपडेटेड रहें ताकि आप लोगों को हमारे अचीव जेईई चैनल के ऊपर मिलता रहेगा सारा का सारा कंटेंट ऑल फ्री, प्लस सारे के सारे कंसल्टेशंस। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करना हो, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर द डे एंड कीप imbibing गाइस। Keep imbibing. We believe in you.